नमस्ते। आज हम केमिस्ट्री के एक बहुत ही जरूरी चैप्टर धातु और अधातु को रिवाइज करने वाले हैं। और पता है कैसे? ठीक वैसे ही जैसे कोई अपने हाथ से बनाए हुए बढ़िया नोट्स से रिवीजन करता है, एकदम क्लियर, पॉइंट टू पॉइंट और हर जरूरी डिटेल के साथ। तो चलिए इस चैप्टर के पहले भाग की पड़ताल शुरू करते हैं। तो ये रहा आज का हमारा रोड मैप। देखिए, हम शुरू करेंगे एकदम बेसिक से कि तत्व आखिर हैं क्या। फिर हम देखेंगे कि धातु और अधातु सिर्फ देखकर कैसे पहचाने जा सकते हैं, मतलब उनके फिजिकल गुण। इसके बाद असली एक्शन शुरू होगा, जब हम उनके केमिकल रिएक्शंस को समझेंगे। और आखिर में सब कुछ समेट कर देखेंगे कि अगले भाग में क्या आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो एकदम शुरू से शुरू करते हैं। अपने आसपास की हर चीज देखिए। ये सब कुछ न में छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स से बना है, जिन्हें हम कहते हैं तत्व या एलिमेंट्स। वैज्ञानिकों ने अब तक 118 से ज्यादा तत्व खोज निकाले हैं, और इस पूरी भीड़ को समझने के लिए हम इन्हें मोटे तौर पर दो बड़ी टीमों में बांटते हैं। एक है मेटल्स यानी धातु, और दूसरी है नॉन मेटल्स यानी अधातु। और इन दोनों टीमों के बीच का जो सबसे बड़ा फर्क है ना, वो है इलेक्ट्रॉन्स को लेकर उनका रवैया। सोचिए, धातुएं जैसे कॉपर या सोना स्वभाव से बहुत दानी होती हैं। वो अपने बाहरी इलेक्ट्रॉन्स आसानी से दे देती हैं। वहीं दूसरी तरफ अधातुएं जैसे कार्बन या सल्फर थोड़ी लालची होती हैं। वो दूसरों से इलेक्ट्रॉन्स लेना पसंद करती हैं। और बस इलेक्ट्रॉन्स का यही लेना देना इनके पूरे व्यवहार को तय करता है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि धातुएं दानी होती हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये स्वभाव उनके रंग, रूप और बाकी गुणों पर कैसे असर डालता है। ये वो चीजें हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख और महसूस कर सकते हैं, यानी उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज। धातुएं ना एक तरह से तत्वों की दुनिया के सुपर हीरोज हैं। वे कमाल की लचीली होती हैं। उन्हें पीटकर पतली चादर में बदल सकते हैं, जिसे कहते हैं मेलिएबिलिटी, या फिर खींचकर लंबे तार बना सकते हैं, जिसे कहते हैं डक्टिलिटी। वे गर्मी और बिजली की तो चैंपियन कंडक्टर हैं। इसीलिए तो हमारे बिजली के तार कॉपर से बनते हैं। उनमें एक खास चमक होती है, वे ज्यादातर कठोर होती हैं और टकराने पर एक खास आवाज करती हैं। और एक अपवाद, मरकरी को छोड़कर बाकी सभी कमरे के तापमान पर ठोस होती हैं। और ये जो डक्टिलिटी वाला गुण है ना, ये तो हैरान कर देने वाला है। सोना इसमें मास्टर है। जरा सोचिए, सिर्फ 1 ग्राम सोना, मतलब एक छोटी सी पेपर क्लिप से भी हल्का, उससे करीब करीब 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है ना कमाल की बात। और जब कंडक्टिविटी की बात आती है, तो बिजली के लिए रेस जीतती है चांदी, और उसके ठीक पीछे है तांबा। लेकिन गर्मी पहुंचाने के मामले में तांबा ही विनर है। और इस रेस में सबसे पीछे कौन है? लेड और मर्क्यूरी, जो गर्मी के बहुत खराब चालक हैं। और यही वजह है कि हमारे खाना पकाने के बर्तन अक्सर तांबे या एल्यूमिनियम के बने होते हैं, ताकि गर्मी तवे पर बराबर फैले। लेकिन केमिस्ट्री में ना लगभग हर नियम का एक अपवाद जरूर होता है। हम सोचते हैं कि धातु मतलब कुछ कठोर है ना। खैर, सोडियम और पोटेशियम को शायद ये बात किसी ने बताई नहीं। ये दोनों इतने नरम होते हैं कि आप इन्हें मक्खन की तरह चाकू से काट सकते हैं। ये एक ऐसी बात है जिसे याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही अपवाद कॉन्सेप्ट्स को और मजबूत बनाते हैं। तो ये तो हुई धातुओं की कहानी। अब कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। चलिए अधातुओं की दुनिया में कदम रखते हैं। और आप देखेंगे वे लगभग हर मामले में धातुओं के एकदम उल्टे हैं। जहां धातुएं मजबूत और लचीली होती हैं, वही अधातुएं अक्सर भंगुर होती हैं, मतलब चोट पड़ने पर बिखर जाती हैं। तार खींचना या चादर बनाना भूल जाइए। वे गर्मी और बिजली के भी अच्छे चालक नहीं होती। हाँ, इसका एक बड़ा अपवाद है ग्रेफाइट, जो हमारी पेंसिलों में होता है। उनमें चमक भी नहीं होती, सिवाय अजीब सी चमक वाले आयोडीन के। और जहां ज्यादातर अधातुएं नरम होती हैं, वहीं आता है सबसे बड़ा अपवाद, हीरा। ये बना तो एक अधातु कार्बन से है, लेकिन फिर भी दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, तो रंग रूप की बातें बहुत हुईं। अब आते हैं असली एक्शन पर। धातुएं दूसरे तत्वों से मिलने पर कैसा बर्ताव करती हैं, वे रिएक्ट कैसे करती हैं, इसे समझने के लिए हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल टूल है, रिएक्टिविटी सीरीज। इस रिएक्टिविटी सीरीज को आप धातुओं की एक लीग टेबल या रैंकिंग की तरह समझ सकते हैं। सबसे ऊपर है चैंपियंस, पोटेशियम जैसे सुपर रिएक्टिव धातु, जो किसी से भी तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं। और टेबल में सबसे नीचे हैं सोने जैसे शांत स्वभाव वाले धातु, जिन्हें रिएक्शन में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये लिस्ट बहुत काम की है, क्योंकि इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी केमिकल मुकाबले में कौन सा धातु जीतेगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। नियम सीधा है, धातुएं मेटल ऑक्साइड बनाती हैं।
लेकिन रिएक्शन की स्पीड पूरी तरह से उनकी लीग रैंकिंग पर निर्भर करती है। सोडियम और पोटेशियम इतने रिएक्टिव हैं कि हवा में आते ही खुद ब खुद आग पकड़ लेते हैं। मैग्नीशियम को थोड़ा मनाना पड़ता है, उसे गर्म करने की ज़रूरत होती है। और कॉपर तो और भी ज़्यादा शांत है, उसे तेज़ गर्म करने पर ही उसकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक काली परत बनती है। अब यहाँ एक मज़ेदार बात है, ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड्स बेसिक यानी क्षारीय होते हैं, लेकिन कुछ गिरगिट की तरह होते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इन्हें उभयधर्मी या एम्फोटेरिक कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये अपना रंग बदल सकते हैं। एसिड के सामने ये बेस की तरफ बर्ताव करते हैं और बेस के सामने एसिड की तरह। ये हमेशा हालात के हिसाब से ढल जाते हैं ताकि आखिर में नमक और पानी बना सकें। यही खेल पानी के साथ रिएक्शन में भी देखने को मिलता है। रिएक्टिविटी ही सब कुछ है। टॉप रैंकर्स पोटेशियम और सोडियम इतने उतावले हैं कि ठंडे पानी के साथ ही एक धमाकेदार पार्टी शुरू कर देते हैं। मैग्नीशियम थोड़ा नखरे वाला है, उसे गर्म पानी चाहिए। एल्यूमिनियम और लोहा तो सिर्फ गर्म भाप से ही बात करते हैं। और लिस्ट के आखिरी खिलाड़ी जैसे सोना चांदी, उन्हें पानी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ केमिस्ट्री का एक कूल पार्टी ट्रिक है। जब कैल्शियम पानी में जाता है तो रिएक्शन थोड़ी धीमी होती है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। खास बात यह है कि बनने वाली हाइड्रोजन गैस के छोटे छोटे बुलबुले कैल्शियम की सतह से चिपक जाते हैं और एक लाइव जैकेट की तरह काम करते हैं, जिससे कैल्शियम का टुकड़ा पानी में तैरने लगता है। अब एक सवाल, हमने देखा कि धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती हैं, लेकिन जब वे नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है? यहां एक बड़ा ट्विस्ट है और जवाब है हाइड्रोजन गैस नहीं बनती। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक बहुत ही ताकतवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आप इसे एक बहुत फुर्तीले सफाई कर्मचारी की तरह सोच सकते हैं। जैसे ही हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बनता है, नाइट्रिक एसिड उसे पकड़कर उससे रिएक्ट करके फौरन पानी में बदल देता है। सिर्फ मैग्नीशियम और मैंगनीज ही बहुत बहुत हल्के नाइट्रिक एसिड के साथ थोड़ी हाइड्रोजन गैस बना पाते हैं। तो अगर सोना और प्लैटिनम जैसे कीमती धातु एसिड में भी नहीं घुलते, तो उन्हें कैसे घोला जाए? इसका जवाब है एक खास मिक्सचर में जिसका नाम है एक्वा रेजिया, यानी अम्लराज या रॉयल वाटर। इसे ये नाम इसलिए मिला क्योंकि ये धातुओं के राजा सोने को भी झुका सकता है। ये 3 हिस्से कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक हिस्सा कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का ताज़ा बना हुआ मिक्सचर होता है। ये इतना जबरदस्त होता है कि सोने को भी गला सकता है। ये हमारी रिएक्टिविटी लीग टेबल के ताकतवर ही जीतेगा वाले सिद्धांत को एकदम सही दिखाता है। नियम यह है, ज्यादा रिएक्टिव धातु कम रिएक्टिव धातु को उसकी जगह से धक्का मार के हटा सकता है। यहां लोहा कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए जब हम लोहे की कील को नीले कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो लोहा कॉपर को हटा देता है और सॉल्यूशन का रंग हरा हो जाता है। लेकिन इसका उल्टा कभी नहीं हो सकता। कमजोर कॉपर में इतनी हिम्मत नहीं कि वो ताकतवर लोहे को हटा सके। ठीक है, हमने धातुओं के केमिकल बर्ताव को काफी गहराई से समझ लिया है। अब आखिर में एक नज़र डालते हैं कि अधातुएं इस मामले में कैसी हैं, और जैसा हमने पहले देखा, वे यहां भी ज्यादातर उल्टी ही चलती हैं। अधातुएं ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एसिडिक या न्यूट्रल ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे CO2, जो पानी को एसिडिक बना देती है। और सबसे बड़ा फर्क, वे पानी या एसिड से हाइड्रोजन को नहीं हटा सकती। क्यों? क्योंकि जैसा हमने शुरू में सीखा था, वे इलेक्ट्रॉन लेने वाली होती हैं, देने वाली नहीं। वे हाइड्रोजन को हटाने के लिए इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकती। इसके बजाय वे क्लोरीन और हाइड्रोजन जैसे दूसरे अधातुओं के साथ मिलकर कोवेलेंट कंपाउंड बनाती हैं, जिसमें वे इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी करती हैं। लेकिन ये कहानी अगले भाग की है। तो ये था हमारा आज का सफर धातुओं और अधातुओं की दुनिया में। आज की सबसे बड़ी सीख ये है कि उनके बीच के लगभग सारे फर्क, चाहे वो चमक हो, कंडक्टिविटी हो या उनका रिएक्शन करने का तरीका हो, सब एक बुनियादी बात पर टिके हैं। धातुएं इलेक्ट्रॉन देना पसंद करती हैं और अधातुएं इलेक्ट्रॉन लेना। तो हमने देखा कि तत्वों के ये दोनों परिवार कितने अलग हैं, लेकिन असली जादू तो तब होता है जब ये एक दूसरे से मिलते हैं। एक दानी इलेक्ट्रॉन डोनर और एक लालची इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मिलकर आखिर वो कंपाउंड कैसे बनाते हैं जिनसे हमारी पूरी दुनिया बनी है। इसी सवाल का जवाब हम अगले भाग में ढूंढेंगे, जब हम आयनिक और कोवेलेंट बॉन्डिंग की दुनिया में गोता लगाएंगे। तब तक सोचते रहिए।